नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल जो आपका एग्ज़ाम्स है वो माइक्रोबायोलॉजी का है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। सो गाइज, अगर आप एग्रीकल्चर के किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है यहाँ से। और यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है, महत्वपूर्ण कंटेंट। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छे से देखना पूरा वीडियो को। और हाँ, जितना हो सके भाई इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। है क्या कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दिया करो। शेयर करने से मतलब जो है कोई आपका घाटा नहीं है, ठीक है ना। शेयर करने से आपको फ़ायदा ही है, आपके दोस्त भी आपकी इस क्लास को देख पाएंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। और जब हम आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एकदम फ्री में आपके बीच में शिक्षा आपको दे रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है इतना तो काम करने का। आई होप आपको वीडियो यार पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आनुवांशिक यूनिट किसको बोलते हैं भाई? पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि जो आनुवांशिक यूनिट है वो बोलते हैं जीन को। तो आनुवांशिक यूनिट किसको बोलते हैं? जीन को। ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि जो जीन होते ये कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्रों में। सो गाइज, जो जीन्स होते हैं ये गाइज पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। कहाँ पे पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। अच्छा, बात करें कि गुणसूत्र की खोज किसने की, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की। तो खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। खोज जो की थी स्ट्रासबर्गर ने की थी, ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाए गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, जो गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम शब्द है ये किसने दिया था, तो ये दिया था गाइज वाल्डेयर ने। ये किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था गुणसूत्र शब्द। आनुवांशिक यूनिट कौन है? जीन। और जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। जो जीन्स हैं इसकी खोज की थी जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट इस फर्स्ट क्वेश्चन से हमें मिलते हैं। प्रश्न है कि लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जो आत्मघाती थैली है या आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग है, ये किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं। और जो कोशिका कला होती है, पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका कला है गाइज ये पाई जाती है जंतु कोशिका में। ये काफी बड़ा अंतर माना जाता है कि जो कोशिका कला है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन प्रश्नों में अंतर समझ लेना आप। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है, एक अंतर है बड़ा कि पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी सेल वॉल, और जो कोशिका कला है ये पाई जाती है जंतु कोशिका में, ठीक है ना। तो इतने प्रश्न इस पर से मिलते हैं। और कोशिका कला बनी किसकी होती है? तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। भाई लिपोप्रोटीन की क्या बनी होती है? कोशिका कला जो है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था डीएनए का। जो डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था भाई? डीएनए का डबल हेलिक्स को बाद क्या बोलते हैं? द्विसूत्री संरचना। जो डबल हेलिक्स शब्द है इसको बोल देते हैं हिंदी में द्विसूत्री संरचना। अच्छा, डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है ये किसने दिया था? आप कहोगे वाटसन व क्रिक ने दिया था सर। और कब दिया था? तो 1953 में दिया था भाई। वाटसन व क्रिक ने दिया था 1953 में दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था, वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो बहुत सारे बच्चे 1953 को चेक करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसकी खोज की थी वाटसन व क्रिक ने 1953 में, लेकिन तब इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला कब? मिला 1962 में। इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में और खोज की थी 1953 में। अच्छा, तो ये बात हो गई। अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला शब्द लग जाएगा आपको कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तब किया था हरगोविंद खुराना ने। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेना।
डिब्रीज का काम एक था, इन्होंने म्यूटेशन की खोज की थी। किसी की थी? म्यूटेशन, सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब किसी जीव के जीन में अचानक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग यानी सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, होता क्या कि जब कोशिका, मैं जानता हूं कोशिका क्या, प्रत्येक जीव के जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब कोई भी जीव है उसकी जिंदगी की कार्यात्मक और उसकी संरचनात्मक जो इकाई है काम करने वाली, और उसकी बॉडी डेवलपमेंट की संरचनात्मक इकाई वो कोशिका ही होती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब विपरीत टाइम आता, सेल्स नष्ट होने लगती हैं, तो ये सेल्स को बचाने के चक्कर में लाइसोसोम अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है। कुल मिला के कोशिका की रक्षा करना ही इसका काम होता है। तो इस कारण इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं भाई? लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को जानते हैं। ठीक है ना। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने, एक साइंटिस्ट हुए डी डुबे, इन्होंने लाइसोसोम्स की खोज की थी। ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगों को में से कौन सा एक अर्धपारगम है? अर्धपारगम को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल, परमिएबल ये बोलते हैं इसको। तो जो अर्धपारगम क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, और इसकी एक बहुत खास बात है कि यह गाइस पादप प्लस जंतु, पादप और जंतु ये दोनों में पाई जाती है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो क्या अगर प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, आंसर रहेगा पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में। याद रहेगा कि नहीं कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप व जंतु दोनों की कोशिकाओं में। ठीक है ना। और ये होती कैसी कोशिका झिल्ली? तो ये होती अर्धपारगम, मतलब सेमी परमिएबल होती है। ठीक है ना। और कोशिका भित्त जो है ये केवल पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। याद रहे इतने पॉइंट। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। बिल्कुल। केंद्र की खोज गाइड की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। तो इतने प्रश्न इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो रहे हैं। अगर गाइज वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ हो सके जितना भी यार शेयर कर लो। देखो आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप सभी अगर शेयर करते हो तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम आपके लिए डे बाई डे कुछ अच्छा काम करने का सोचते हैं। तो सभी लोग यार शेयर कर दो अगर बातें समझ में आ रही हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट बोलते हैं? मतलब कोशिका का पावर प्लांट की बात करें, कोशिका का बिजली घर, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल या कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में आप सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर प्रश्न पूछे कि कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, कोई कोशिका है उसका श्वसन अंग कौन सा था, श्वसन क्रिया कहाँ पे होती है, तो आंसर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन की बात करें तब भी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर प्लांट की बात करें तब भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। तो एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं, ऊर्जा सिक्का। और माइटोकॉन्ड्रिया की गाइस खोज की बात करें तो कोलिकर ने की थी खोज। किसने की थी? कोलिकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था किसने भाई? अल्टमान ने, और सी बेंडा ने नाम दिया था। तो ये काफी अच्छे प्रश्न रहते हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है ना। राइबोसोम्स, बात की जाए राइबोसोम्स के बारे में तो इसको बोलते हैं कोशिका का इंजन। क्या बोलते हैं? कोशिका का इंजन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, कोशिका का एक पार्ट है राइबोसोम्स, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको कोशिका का इंजन, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। जो कोशिका है उसमें प्रोटीन संश्लेषण कार्य कौन करता है? इसका काम होता है राइबोसोम्स का। इस कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोल देते हैं, और कोशिका का इंजन भी इसको बोलते हैं। और क्योंकि ये आकार में सबसे छोटा होता है इस कारण इसको क्या बोलते हैं? आकार में ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो सबसे छोटा कोशिकांग अगर पूछ दे तब भी राइबोसोम्स। सबसे छोटा कोशिकांग अगर आपसे पूछ दे, सबसे छोटा कोशिकांग मतलब कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट,
अगर बात कर दी जाए कि कोशिकांगों का कोशिकांग भी किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोशिकांगों का भी कोशिकांग किसको बोलते हैं, तो कोशिकांगों का कोशिकांग बोलते हैं राइबोसोम्स को। अच्छा, राइबोसोम्स की बात करें, इसकी खोज की थी पादप कोशिका में तो की थी रॉबिन्सन व ब्राउन ने, ध्यान रहे, पादप कोशिका में इसकी खोज की थी रॉबिन्सन व ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबिन्सन व ब्राउन ने। लेकिन गाइस जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी फाइलाडे ने। किसने की थी, जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी फाइलाडे ने। इसी कारण इसको पायलट पार्टिकल या फिर पायलट कण के नाम से भी जानते हैं। तो इतने प्रश्न हमें राइबोसोम्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप सभी को वीडियो यार पसंद आ रही होगी। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। कुल मिला के ये प्रश्न की भाषा यह कह रही है कि डीएनए और आरएनए में एक जो अंतर, वो अंतर क्या है, डीएनए में और आरएनए में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं डीएनए में तो यार थाइमिन पाया जाता है, ठीक है ना, और आरएनए में यूरेसिल होता है, यही तो अंतर होगा दोनों में। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, जो डीएनए में तो थाइमिन पाया जाता है लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यही तो प्रश्न है, डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है थाइमिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। और एक और प्रश्न ये आ जाता है कभी कभार कि एडेनिन एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा, तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, जो आरएनए है इसका प्राइमरी वर्क क्या है। तो आरएनए का प्राइमरी जो काम है प्रोटीन संश्लेषण करना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो राइबोसोम्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं। सो गाइस जो राइबोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं आरएनए के। किसके बने होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं आरएनए। और आरएनए के निर्माण की इकाई क्या होती है, राइबोटाइड। जो आरएनए है इसके निर्माण की इकाई को क्या बोलते हैं, राइबोटाइड बोलते हैं, आरएनए के निर्माण की इकाई। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। कुल मिला के कौन सा एक ऐसा है जो वायु प्रदूषण को चेक करने में हेल्प करता है। कुल मिला के लाइकेन होता क्या भाई, तो लाइकेन जो कवक प्लस शैवाल का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, मतलब कवक और शैवाल की बीच की कड़ी, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं गाइस, लाइकेन। और लाइकेन का प्रयोग हम लोग जो है वायु प्रदूषण को चेक करने में करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कवक और शैवाल की बीच की कड़ी क्या हो गई, लाइकेन। और लाइकेन का बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो वायु प्रदूषण को चेक करने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक और प्रश्न आपके सामने कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। आयोडीन शैवाल की एक प्रजाति लैमिनेरिया, और इस शैवाल का जो रंग होता है भूरी शैवाल होती है, भूरी शैवाल की एक स्पीसीज है। तो जो आयोडीन प्राप्त होता है वो लैमिनेरिया नामक भूरी शैवाल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एल्गोलॉजी, जो शैवाल है या एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। जबकि कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसका अध्ययन कहलाएगा बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। और लाइकेन कवक प्लस शैवाल के बीच में जो कड़ी है, कवक और शैवाल के बीच कड़ी होती है लाइकेन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो पोलियो वैक्सीन थी ये जॉन साल्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। पोलियो का जो टीका है वैक्सीन ये जॉन साल्क के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट, रक्त समूह जिसको बोल देते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी गाइस लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर जो है, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। यह संख्या में होते हैं 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ। ए बी को गाइस क्या बोलते थे, सर्वदाता नहीं, ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही होती है। ओ सर्वदाता है, ओ सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है
और ए बी होता है सर्वग्राही, मतलब ए बी सभी से रक्त ले सकता है और ओ सभी को रक्त दे सकता है। अच्छा, अगर हमसे पूछ दे कि रक्त परिसंचरण तंत्र, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है ना। और अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन नाम का टीका बनाया था। पेनिसिलिन 1929 में बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से टीका तैयार किया था। टीका ने एक प्रकार का ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, टीका नहीं एंटीबायोटिक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। तो प्रथम प्रतिजैविकी या प्रथम एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है, 1929 में बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। और बनाने वाले जो पर्सन थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? सो गाइस, इंसुलिन जो खोज की थी बैटिंग ने की थी, फ्रेडरिक बैटिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लुईस पास्चर ने जो है किसकी खोज की थी? सो गाइस, जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने खोज की थी, किसकी की थी? रेबीज। जो रेबीज का टीका है कुत्ता के काटने से होता है, कुत्ता के काटने से होता है। और जब रेबीज हो जाता है तो जल से लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज, रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, क्योंकि इस बीमारी होने से जल से डर लगता है इंसान को, और कुत्ता के काटने से होता है। और कुत्ता जाता है पाला, मतलब कुत्ता पालू, और पालू को जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे तो लूपा, और लूपा से बन गया लुईस पास्चर। तो इस टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने इस टीके की खोज की थी, ठीक है ना। अच्छा, पोलियो की जॉन साल्क ने की थी, इंसुलिन की बैटिंग एंड वेस्ट ने की थी, और पेनिसिलिन जो है इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेचक, ये पहला टीका था जिसकी खोज की थी। फर्स्ट टीका जिसकी खोज की थी वो था चेचक, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। और खोजने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट कोच ने गाइज टीबी की टीका खोज की थी। किसकी? जो टीबी का टीका था इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। सो गाइज, मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्लाइड अपनी नेक्स्ट है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें अगर हरे रंग की बात की जाती, ग्रीन कलर की बात की जाती, तो हमेशा जिम्मेदार क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो होता है मैग्नीशियम। तो ये प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पे पूछ लिया, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में यूज होता है इसका। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? इस प्रकार से कई बार रिपीटेशन में क्वेश्चन ही पूछा गया, तो मैग्नीशियम सहायता करता है, ठीक है ना। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में यार कतई कंजूसी ना करो। प्लीज़ मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अगर आपको सब कुछ बढ़िया लगता है और हमें लगता है कि आपका भाई सुमित आपके लिए कुछ कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आपका सभी से यार, आपका भी फर्ज बनता है भाई, जितने भी आपके घर में मोबाइल हैं सभी मोबाइल फ़ोन से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए नमस्कार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।